दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई कहानी फिर से नहीं हंसती। और आज जिनसे मिलने जा रहे हैं वो कवित्री हैं और वर्तमान में बैंगलोर में रहती हैं और प्रेजेंट टाइम में जयपुर आए हुए हैं अपनी बुक लॉन्चिंग के सिलसिले में। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा विनीता लावनी जी का इस कार्यक्रम में। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, और बहुत बहुत कवियों धन्यवाद। से मिलना, लेखकों से मिलना वाकई में हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज शब्दों के साथ खेलने की जो जादूगरी एक लेखक और कवि के पास होती है ना, वो आई थिंक सामान्य इंसान के पास नहीं होती। बिल्कुल। और सबसे पहले यहाँ मेरा जो उत्सुकता रहेगी आपसे जानने की कि कवियत्री के रूप में जो आपका जीवन काल रहा, जी। जितने आपने देखे, तो शुरुआत से आपको लेखन का शौक था या बाद में आपको ऐसा कुछ इस क्षेत्र में आप आए? नहीं, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली जब मैंने सबसे पहली कविता अपनी लिखी थी तब मैं ग्रेजुएशन में थी। जी। बीए सेकेंड ईयर रहा होगा और मैंने पहली कविता लिखी और उसके बाद एक और 2 कविता लिखी और फिर मेरी शादी हो गई और फिर थोड़ा सा लाइफ जो गैप आ गया, कुछ अनसिस्टमैटिक मेरी लाइफ भी थोड़ी सी नहीं सही रही, जो उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया करीब करीब 20 साल बाद। क्या बात है। तो वो भी जब मैं यहाँ से दुबई से गई जॉब करने के लिए, तब वहाँ बच्चे भी नहीं थे मेरे पास और कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता तो फिर अकेलेपन के लिए एक आदमी एक ना एक सहारा होता है। तो या तो खुशी में लिखते हैं या गम में लिखते हैं या अकेले होते हैं या किसी सुंदर चीज़ को देख के। ऐसे ही जब मैं वहाँ अकेली रहने लगी तब फिर मेरे भाव उमड़ने लगे और मैंने फिर से कविता लिखना शुरू कर दिया। मतलब आपने एक गौर करने वाली बात है कि लाइफ में इतना गैप आने के बाद एक इंसान उस दौर में वापस नहीं जाता जिस दौर की से उसको खुशी मिलती है बेसिकली। और आपने लेखन में इतना लंबा गैप आने के बावजूद भी आपने अपनी जो एक हॉबी थी या आपकी जो शब्दों के साथ लिखने की भावनाओं को शब्दों में पिरोने की जो कला थी, उसको आपने नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और आज इतने सालों के बाद भी आप इस चीज़ को कंप्लीट लगातार जारी रखे हुए हैं। और मैम, यहाँ पर से कभी जो आपने कविताएं लिखी हैं, तो मैं आपसे एक दो कविता जरूर सुनूंगा इस कार्यक्रम के दौरान जी। और अभी कोई बुक्स वगैरह आपने कोई लॉन्च की हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल, जैसा अभी आपने शुरू में कहा कि मैं बुक लॉन्चिंग के वजह से ही यहाँ आई हूँ। मैंने अपनी सब, वैसे मैं भजन अधिकांशतः लिखती हूँ, लेकिन ये जब मेरी बुक मैंने लिखी, वैसे तो मैंने किसी को ज़्यादा बताया नहीं था। जब सब लोगों को, मैंने कुछ लोगों से बात की तो सब मुझे कहने लगे कि भजन की बुक लिखी होगी क्योंकि नॉर्मली मैं भजन ज़्यादा लिखती हूँ। तो मैं जब कहती नहीं नहीं भजन नहीं है, कुछ और है, तो सभी लोग उत्सुक होते थे कि विनीता ने क्या लिख दिया, क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा। तो मैं सबको बताती मैंने अपनी बुक लिखी है। आजकल जो एक समस्या, बड़ी समस्या है परवरिश की। जैसे कि आप देखते हो आजकल माता पिता दोनों ही बिजी रहते हैं, वर्किंग हैं, और वो अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से जो बच्चों के अंदर विकार आता जाता है, उन्हीं चीज़ों को लेके कि ऐसा ही नहीं कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग गलत है, पेरेंट्स के साथ साथ जो हमारे और भी रिलेशन होते हैं, मामा मामी, चाचा चाची, ताई ताऊ, दादी नानी, इसमें मैंने सभी को लिया है क्योंकि सभी से मिलके हमारा परवरिश के एक हिस्सा है। नानी भी हमें कुछ सिखाती हैं, दादी भी हमें कुछ सिखाती हैं, मौसी, जो हमारे सभी रिश्ते सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सभी का फर्ज कुछ ना कुछ बच्चों को बताने का रहता है। हम उनके बच्चों के मन में कोई गलत भावनाएं ना डालें। बच्चों के बीच में जब हम भेदभाव करने लगते हैं, अपना तेरा करने लगते हैं, वही चीज़ बच्चे के मन में क्या बचपन से आती है, और वही कहीं ना कहीं जाके जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने चाचा ताऊ के बच्चों के साथ फिर वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और जब ससुराल में चली जाती हैं लड़कियां या लड़के अपने भाई बहनों के साथ, फिर वो सेम व्यवहार वो उनके साथ करने लगते हैं। तो इससे क्या एक बड़ा प्रभाव, कुप्रभाव कहेंगे, हमारे समाज पर पड़ता जा रहा है। मतलब इन सभी चीजों को जो आपने देखा है, समझा या अनुभव किया, हाँ, उनको आपने कविताओं के माध्यम से? नहीं, कविता नहीं है असल में, एक लेख के माध्यम से कुछ उसमें मैंने कहानियां भी डाली हैं लोगों को उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए, और 2 उसमें मैंने छोटी छोटी कविताएं भी लिखी हैं कुछ लोगों को, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि
ये नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो क्या उदाहरण के माध्यम से जो हम किसी को कोई बात समझाते हैं तो वो Easily थोड़ा जल्दी समझ सी लीजिए। समझ आ जाती है। इसलिए मैंने कविता मोस्टली मैंने कहानियों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की है। बात कर रहे थे उस दौरान आपने एक शब्द यूज किया था, कुछ संघर्ष आपके साथ रहा, और बेसिकली देखा जाए तो हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ संघर्ष रहता है जीवन के अंदर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि जब स्त्री माँ बनती है, अपने पढ़ाई लिखाई से जब शादी के बाद नया जीवन इसका शुरू होता है, तो उस दौर में अगर उसके साथ कोई संघर्ष है तो वहाँ अपने आप को मेंटेन करके रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक बड़ा बिल्कुल। चैलेंजिंग ही होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही आपके है। साथ आपको जन्म देने वाले माता पिता आपके साथ नहीं होते हैं, आपके भाई बहन आपके साथ नहीं होते हैं, नहीं नई हो, दुनिया आपके साथ वहाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर का जो संघर्ष आपने देखा, जो उसमें जो संघर्ष ने आपको मजबूत भी बनाया, तो यहाँ एक पहलू मैं आज की जो बच्चियां हैं जो वर्तमान दौर में पढ़ाई कर रही हैं या अभी नई नई माँ बनी है, तो अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा संघर्ष है तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़े, इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। हाँ, इसके लिए मैं बस पता है सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जीवन में हार नहीं मानना है, और किसी से ना अगर हम सच्चे हैं तो डरना नहीं है। अब जब हम क्या है, कोई भी लड़की है, औरत है, डर जाती है ना तो वो वहीं पे मर गई। औरत हो चाहे आदमी भी हो, मैं एक ये नहीं कहूँगी कि जब हम कोई भी इंसान ऐसा होता है तो वो आधा तो कहते हैं ना भावों से ही मर जाता है आदमी, आधा तो अपनी विकार अपनी जो सोच के माध्यम से ही आदमी खत्म हो जाता है। आदमी के अंदर ना कभी भी इंसान को अपना धैर्य और अपना विवेक, अपनी जो भावनाएं हैं उनको ख़त्म नहीं करना है। जो हमारा उत्सुकता होती है या हमारा जो एक भरोसा, मैं तो भगवान पे भरोसा करती हूँ, तो मैंने कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ा कि प्रयास करना मैं बंद कर दूँ। अकेली रही एज अ, आपने अभी जैसा बात की कि संघर्ष, तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ और 20 साल हो गए मुझे, 21 साल। तो जब हम ना किसी के सामने जाते हैं तो मैं एक चीज़ मैं बताऊंगी कि जब हम किसी के सामने जाते हैं, आज मैं बात भी कर रही थी उनसे कि कोई भी औरत, जब हम किसी के सामने, हम अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, मैं भी कमज़ोर हूँ, मैं अंदर से ऐसे, लेकिन क्या है, हम जब किसी के सामने अपनी कमज़ोरी को जाहिर कर देते हैं ना तो लोग हमें वो समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमें क्या है, अपने आप को किसी के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना है। हमें सामने किसी के भी, हम अंदर से भले डर रहे हो लेकिन सबके सामने एकदम अपनी बात को मजबूती से रखो, जोर से रखो कि किसी कोई आदमी आपको कमजोर ना समझे। ये कहीं ना कहीं आपका इन 20-21 सालों का जो अनुभव रहा है वो आपने बहुत ही प्यारे शब्दों के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखा, और ये सोचने लायक बात भी है, समझने लायक चीज़ भी है। मैम, इसमें मैं जैसा आपने जो किताब के जिक्र कर रहे हैं आपके, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। एक दो लाइन भी आप उस किताब की हमारे दर्शकों के सामने रखें और उस बुक के बारे में थोड़ा हमें बताएं। बुक का जैसे मैंने अभी बताया आपको, बुक मैंने लिखी है परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते, जो अब अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कोई भी आपके चैनल के माध्यम से अगर आपसे बात करता है तो आप उसको वो हाँ आप ले सके। तो अब परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते, परवरिश कैसे हमारी गलत हो जाती है और कैसे हमारे रिश्ते उससे प्रभावित होते हैं। जरा सी हमारी गलतियों से, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक मैं उसमें बुक में भी है, जैसा कि माता पिता क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, आप वर्किंग हैं या जो भी हैं, माताएं, मैंने अक्सर देखा है औरतों को कि बच्चा रो रहा है, ठीक है, बच्चा रो रहा है तो क्या करेंगी, किसी चीज़ के लिए रो रहा है, ये ले चुप हो जा, अरे दिमाग खा गया है। आपस में आपने भी देखा होगा, अपने घरों में आसपास सब औरतों से देखते हैं ना, अरे ये तो रोए जा रहा है, चल चुप हो जा, ये ले खत्म कर, सिर दर्द हो गया सुबह से। अब वो छोटा सा एक हमारा कदम, सिर दर्द,
वो जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है जब वो बच्चे बड़े होकर जिद्दी बन जाते हैं। आज आप उस छोटे से सिरदर्द को खत्म कर सकती हो, लेकिन जब वो बड़े और जिद्दी बन जाते हैं आप उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर पाएंगे और हम कभी उनको नहीं सुधार पाते। जैसे एक बच्चा छोटा, एक और उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा, कि एक छोटा बच्चा जब जब वो अपने माता पिता के संग बाजार जाता है तो क्या होता है कि वो किसी न किसी चीज़ के लिए जिद करने लगता है ना। लेकिन माता पिता का क्या फ़र्ज होता है? माता पिता का फ़र्ज होता है हम उसके अच्छाई और बुराई और उसके के बारे में उसको बताएं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है, कि ये क्यों उपयोगी है, या हम उसको आपको लेने के लिए मना कर रहे हैं तो उसको हमें बताना है कि बेटा हम इसलिए आपको मना कर रहे हैं, इसके ये नुकसान है। तो हमें वो चीज़ देखनी ही है। और अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आपसे न पूछ के किसी और से पूछने लगे। जब वो बाहर पूछने लगते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है जो दूसरा आदमी है वो सही जवाब दे आपके बच्चे को, हो सकता है वो गलत रास्ते पे चला जाए। तो इसलिए और इससे क्या है, आपसी जो रिश्तों में तारतम्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए अपने बच्चों को हर चीज के अच्छे बुरे का ज्ञान कराना चाहिए। हम जो शुरुआत है बच्चे की, जो नींव है, बिल्कुल उसी समय पर, जैसे कि आपने बुक्स का नाम भी रखा परवरिश, हाँ, और उसी समय में उसको संभाल लिया सही तरीके से, बिल्कुल तो रिश्ते बन गए। और उसी समय पे हमने उसको संभाला नहीं है, उसको गलत तरीके से ट्रीट किया तो आपके रिश्ते बिगड़ गए। और एक ही नहीं, हर रिश्ता, आज बेटी की हमने अच्छी परवरिश नहीं की तो वो भाइयों के साथ पहले गलत व्यवहार करेगी, ठीक है, फिर ससुराल में जाएगी सास ससुर के साथ करेगी, देवर के साथ करेगी, नंदू के साथ करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं माँ बाप, ठीक है। अगर हम माता पिता ही लड़ेंगे, माँ अपनी सास को गाली दे रही है या गलत व्यवहार कर रही है तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप क्या दे रहे हो उसको? आप उसको वही दे रहे हो ना जो लड़की देख रही है, वही वो अपने ससुराल में करने वाली है। आप उसको बिल्कुल हटा नहीं सकते, वो पक्का आपके पास आना ही है ये चीज़। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिकॉज लड़का हो या लड़की, दोनों आज बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे धीरे धीरे, बिल्कुल समझ आएगी, जब जिम्मेदारियां आएंगी तो जब वक्त आता है एक्चुअली जिम्मेदारी निभाने का, शुरू में जो मौज मस्ती सब अच्छी लगती है, सब चल रहा होता है, बिल्कुल सही बात है, जब जिम्मेदारी निभानी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो जी। लड़की चूंकि वो भी दो घरों को जोड़ती है, लड़का भी दो घरों की जिम्मेदारी लेके चलता है, बिल्कुल। अब चूंकि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि वो नेगेटिव वे के अंदर, तो जाहिर सी बात है उन दोनों का घर भी बिगड़ेगा और उनसे संबंधित जितने भी रिश्ते हैं वो भी बिगड़ने वाले हैं, बिल्कुल। हाँ। कहीं ना कहीं शॉर्ट में इसको समझने की आवश्यकता यही है, आई थिंक आप जो मतलब कहना चाह रहे हैं कि हमें शुरुआत की जो नींव है ना उसी को मजबूत बनाना पड़ेगा, प्यार से, विश्वास से, आदर, मानव सम्मान से। बिल्कुल, अगर हम वही करने लग जाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिश्ते में परेशानी आने वाली हुई। मेरे भी बच्चे हैं, उनको आज ससुराल में भी रहती है बेटी, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको कुछ भी, है ना, आराम से सास ससुर के साथ रह रही है। आज के ज़माने में माँ बाप क्या सोचते हैं, माँ बाप पहले से ही बच्चे के अंदर डाल देते हैं मेरी बेटी को ऐसा घर नहीं चाहिए, मेरी बेटी को ऐसा घर नहीं चाहिए, सास पति के कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी काम करके मर जाएगी। आपने देखा होगा ये चीज़ समाज में, तो मैंने इसके बारे में भी अपनी बुक में लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिकली आप जो भी टॉपिक छेड़ रहे हैं ना, हाँ, तो ये चीज़ मैं बताऊं, ऐसे कई टॉपिक मेरी आपको बुक में मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया है कि जो माँ बाप ऐसा करते हैं उनकी बेटी, जब आप बेटी ऐसी लेना, ऐसे घर में देना चाह रहे हो तो फिर आप बहू भी ऐसे ही लो ना। आप मतलब ये तो वही हिसाब है ना, इस हाथ दे और इस ले ले, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलना ही है। इनफैक्ट और काफी हद तक मतलब मुझे लगता है कि शॉर्ट एंड स्वीट में मतलब बुक के बारे में और उस परवरिश के बारे में और रिश्तों के बारे में जो आप बताना चाह रहे हैं, आई थिंक दर्शकों तक पहुंचा होगा। और ज़्यादा जब मैं एक छोटा सा प्यारा सा संदेश भी मैं आपसे चाहूँगा, आपके अनुभवों के आधार पर और बुक के आधार पर हमारी नई जनरेशन के लिए जो अच्छा कार्य कर भी रही है, बुरा भी कर रही है, तो उसके लिए शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसा मैसेज, एक कुछ पंक्तियां मैं सुना देती हूँ जो मैंने अपनी बुक में लिखी हैं। एक छोटी सी कविता है,
कि जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। एक ये कुछ मेरे पास है यहाँ पर। तो क्या होता है कि माता पिता क्या कर, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो ये नहीं सोचते माता पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया। वो ये सोचते अरे आपने किया तो अपनी खुशी के लिए किया ना, हमारे लिए क्या किया। ऐसे सवाल जवाब अक्सर बच्चों के बीच, माता पिता के बीच मैं सुनती हूँ। तो मैं मानती हूँ कि माता पिता करते हैं, लेकिन माता पिता का अपना स्वार्थ नहीं होता। माता पिता आप एक अच्छी जिंदगी जी सको, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सको, जो वो आपको दे रहे हैं, आपको एक खुशियाँ दे रहे हैं, आपको अच्छा घर दे रहे हैं, आपको अच्छी परवरिश दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये सब आप अपने बच्चों को भी दे सको, ये और एक वही लाइफ मेंटेन कर सको, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सको, इसलिए पढ़ाते हैं वो। ये फैक्ट कहीं ना कहीं तो इसी इसमें चंद लाइनें बिल्कुल कही जानी चाहिए। हाँ, इसी के लिए मैंने ये कुछ लाइनें लिखी हैं कि अगर आप अपने माता पिता के साथ गलत कर रहे हो तो सोचो आपका क्या होगा। तो कुछ मैं लाइनें सुनाती हूँ आपको। लालच ने तेरे तुझको घेरा, अब तेरा क्या होगा। माता पिता कहते हैं ना आपकी वजह से खर्चा बढ़ गया, ये हो गया, ये सब। लालच ने तेरे तुझको घेरा, अब तेरा क्या होगा। अपनों से अपने छूट गए तो तेरा क्या होगा। सपनों में ही सपने टूट गए तो तेरा क्या होगा। रिश्तेदारी सारी छूट गई तो तेरा क्या होगा। यारों की यारी टूट गई तो तेरा क्या होगा। लालच इतना ज़्यादा भर रहा है ना इस जान में, इसलिए है ये। तन मन से तू शिथिल हुआ, अब तेरा क्या होगा। कभी ना कभी तुझे भी बुढ़ा होना ही है। काम का अब तू रहा न भाई, अब तेरा क्या होगा। बच्चों ने तुझको छोड़ दिया तो तेरा क्या होगा। तू अपने माँ बाप के साथ कर रहा है तो आगे ये तेरा साथ भी होगा। बच्चों ने तुझको छोड़ दिया तो तेरा क्या होगा। वृद्धाश्रम की राह दिखा दी तो तेरा क्या होगा। मुड़कर भी ना देखेंगे वो, जैसा आप अपने पिता के साथ करो वही वो करने वाले हैं। मुड़कर भी ना देखेंगे वो तो तेरा क्या होगा। रुतबा तेरा चला गया तो तेरा क्या होगा। और भोजन की तू राह तकेगा, रोटी तक नसीब नहीं होगी, भोजन की तू राह तकेगा तब तेरा क्या होगा। कुछ ही लाइनों में मैंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। त्याग दे लालच मन से अपने, लास्ट में एक संदेश है। त्याग दे लालच मन से अपने तो फिर सब तेरा होगा। एक चीज त्यागनी है बस जीवन में, सब कुछ तेरा है। त्याग दे लालच मन से अपने तो फिर सब तेरा होगा। प्रेम भरा फिर जीवन होगा और फिर सब तेरा होगा। तो अगर हम छोटी सी एक चीज समझ लें तो इंसान का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आपने, मुझे लगता है जो संदेश में आपने जानना चाह रहा था हम लोग के अंत में, कि वो संदेश हमारे प्रोग्राम में हमेशा रहता है कि संदेश अच्छा सा नई युवा पीढ़ी के लिए, और आपके तो ये संदेश हो गया। ये संदेश नहीं ना, ये एक गूढ़ रहस्य है जी। देखा जाए तो, कि एक्चुअली हम इसको समझ लें। दो ही शब्द इसमें आपके सामने तेरा क्या होगा, उसमें बहुत कुछ आ चुका है, और सब तेरा होगा इसमें भी बहुत कुछ आपके सामने निकल कर आया है। बस समझने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि मैम ने कविता के माध्यम से भी शेयर किया, लालच, और लालच किसी भी तरह का हो सकता है आपका, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जर जोरू बहुत कुछ चीजें हैं। और ये सच्चाई है कि ये सब कुछ ना आपके साथ जाएंगी, ना मेरे साथ जाएंगी, ना आपके साथ जाएंगी, किसी के साथ नहीं मिलनी है, बिल्कुल, और आपको मिट्टी में ही मिलना है। तो फिर लालच किस बात का। जब तक इस धरती पर है, प्यार प्रेम से जितना रहेंगे, सौहार्द की भावना जितनी रखेंगे, बिल्कुल सब एक्चुअली में तेरा ही होगा। तेरा ही होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई मैम, और वाकई में आपने समय हमें दिया, और जानने से कुछ और भी आप शेयर करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कान्हा जी की भक्त हूँ, तो मैं कान्हा जी की कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगी अंत में, तो उससे ही हम समापन करेंगे। मतलब आज जो हमारा एक छोटा सा सेशन था उसको, कि सांवरी सूरत चंचल चितवन, ये मैंने अभी ट्रेन में ही लिखा था पिछली बार। सांवरी सूरत चंचल चितवन, हिया मेरे लला बस जायो करो। नित नेह को नातो श्याम मेरे,
नित नेह को नातो श्याम मेरे, मिल कदम की छैया निभायो करो। ये मैंने अभी लिखा था। और अभी मेरा जब कार्यक्रम था तो मैं जैसे कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो मेरी क्या आदत है, मैं कान्हा जी को जरूर बुलाती हूँ। अब अगर आते तो मेरे कार्यक्रम में क्या था, हमने जब कार्यक्रम किया तो मैंने भगवान का आह्वान भी किया, भगवान को भोजन के लिए भी बुलाया और अंत में भी भगवान के नाम से ही हमने उस कार्यक्रम को जो समापन विराम दिया। अगली बार फिर मिलेंगे इस संभावना के साथ। तो मेरे कान्हा आना तुम, मेरे कान्हा आना तुम और बैठे रहना पास, मेरे कान्हा आना तुम और बैठे रहना पास, रखना नजर सभी पर अपनी, किसी को असुविधा ना हो जाए, इसलिए रखना नजर सभी पर अपनी, जब तक हो पूरा काज। तो भगवान मेरे, और आपने सारा कार्यक्रम भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया कि भैया बिल्कुल जो भी है आपका ही, आपको ही देखना है। और ये वाकई में आपकी प्रगाढ़ भक्ति ही है जो मैं इसलिए कार्यक्रम के अंदर भी आप हमारे कान्हा जी को याद करते हैं जो सभी के दिलों में निवास करते हैं। बिल्कुल कान्हा जी ने अगर देखा जाए तो जो संदेश, प्रेम का संदेश उनके जीवन धरती पे जो मृत्यु लोक में थे, तो जो संदेश उन्होंने मनुष्य जगत को दिया और उसको हम अपना ले, तो वाकई में महाभारत इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है जो उनके जीवन काल में हुआ। और उस दौर में भी वो उसी चीज को सिखाना चाह रहे थे जो आज हम हमारे घर में, हर घर में आई थिंक महाभारत हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक मैंने अभी गाना एक मैं सोच रही थी कि एक भजन की 2 लाइन में सुनाना चाहूँ। रंगी मैं श्याम रंग तेरे, कहीं ना जाऊं बिन तेरे, रंगी मैं श्याम रंग तेरे, कहीं ना जाऊं बिन तेरे, रंग रे जाहे तू ऐसा, रंगा तन मन को तूने मेरे। जय जय श्री राधे। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में मैं और बताना चाहूँगी कि मैंने आपको शायद पिछली बार भी बताया था कि मैं अंक ज्योतिष भी करती हूँ। लास्ट टाइम शायद मैंने आपको बताया था कि मैंने अंक ज्योतिष सीखा है। तो उसमें एक छोटा सा है कि अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक नया सब्जेक्ट आया है, मैंने उसमें मास्टरी की है। तो कुछ नंबर्स हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे जन्म की हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा हमारे मोबाइल पास रहता है। तो जो मोबाइल के नंबर्स होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उन्हीं नंबरों के बारे में मैंने मास्टरी की है कि कौन से नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी हमें हमारे ग्रहों को पॉइंट करते हैं। जैसे पहला है सूर्य का, दूसरा है चंद्र का, तीसरा है जुपिटर का, तो ऐसे ही सारे हैं। फिर चौथा राहु का होता है। ऐसे सारे ये ग्रह हमारे हैं। मतलब आपने ये वाकई में नई रिसर्च में आज पहली बार मैं भी सुना कि मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी वाला सब्जेक्ट, और अभी तक अंकशास्त्र हमने पढ़ा था, सुना था, पढ़ा डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हो तो ये मोबाइल नंबर्स वाला बिल्कुल। अगर मैं बहुत सारे लोगों को, जब मैं पहली बार, अभी मैंने किसी का, एक मेरे साथ है लड़की, उसके हस्बैंड को मैंने उस दिन बताया, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, उसमें मैंने उनकी पूरी वो निकाली, जैसे लिस्ट थी, वो पूरा डेट ऑफ बर्थ थी और मोबाइल नंबर था, उनका पूरा चार्ट। तो वो मैं उसको जो जो बताया तो वो शॉक्ड हो गया। फिर बोला मैम दीदी, फिर मैंने कहा भाई मैं बड़ी हूँ, दीदी बोलो। तो क्या मेरे को मैम कहना पसंद नहीं है, तो वो दीदी मैं पढ़ लूँ कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन अपनी तरफ करके, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ो। तो वो कहने लगा कि ऐसा लग रहा है मैं अपनी लाइफ पढ़ रहा हूँ, इतना उसको सही मिला। और एक एक चीज़ मैंने उसको, उसके फादर और क्या उसके में एक था सूर्य और शनि, तो क्या सूर्य और शनि क्या माता पिता और बेटा हैं, लेकिन क्या आपस में नहीं बनती है। वही उसके साथ है सेम। तो उनका क्या है कि वो अपने पेरेंट्स, माता
पिता के साथ उसकी नहीं वो होती है। जब जिनके ऐसा होता है ना, तो उनके वो उनकी ग्रोथ, जब वो पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं तभी ग्रोथ है लाइफ में। जब तक वो अपने पिता के साथ रहेंगे, वैसे कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की ग्रोथ ना हो, लेकिन ये सत्य है, ये ऊपर से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया है। सूर्य और शनि का रिश्ता हमने तो नहीं डेवलप किया। जो ग्रह नक्षत्रों में जो चीज है वो तो आपका आई थिंक आपके साथ होनी होनी है, उसका हाँ, समाधान तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। वही मैंने उसको बताया कि देखो वो मैंने नहीं लिखा है, देखो ये इसमें दिखा रहा है। तो वो कहने लगा आप बिल्कुल सच कह रही हो, मैं जब से अपने पेरेंट्स से अलग हूँ तब से मैं ग्रो कर रहा हूँ, तब से मैंने अपने पैरों पे मतलब अच्छे से खड़ा होना सीखा। ग्रह गोचर का प्रभाव है, बिल्कुल। उसका समाधान तो फिर हमें, तो वो भी मैं खुद बताती हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हस्ती से हमारी मुलाकात हुई, जो हमें तो लग रहा था शायद कवियत्री से आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं लेखिका से, और बाद में जब कहते हैं ना जब बातें होती है तो बहुत सारी चीजें और निकलती हैं। सही। ये वाकई में अच्छा लगा मुझे यार। और फिर अच्छी बात है कि आप जयपुर आए, जयपुर आने के बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई और इतनी सारी चीज़ें आपने शेयर की दर्शकों को, और बहुत सी बातें आई थिंक जो इनके जीवन से हमें सीखने को मिलती हैं, और हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लाइफ में चाहे कितनी हडल्स है, कितनी परेशानियां आए, बट आपके जीवन का जज्बा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और आई थिंक ये आपकी इसकी जीती जाती मेरे के साथ आप हैं, और इतना समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलेंगे नए बिल्कुल के साथ, नए के साथ, दिल की बात आपसे सब तक। नमस्कार।